ओके बच्चों, चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोग का कंपनी का वित्तीय विवरण। क्या स्टार्ट करेंगे? कंपनी का वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण का मतलब क्या होता है? वित्तीय विवरण का मतलब ये होता है वो विवरण पत्र जो आपके व्यापार के लाभ हानि को प्रदर्शित करता है कि आपको आपके व्यापार को लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। और दूसरी बात, आपके चिट्ठे की जो कंटेंट होते हैं, संपत्ति क्या क्या है आपके व्यापार में, दायित्व क्या क्या है, उनके बारे में विवरण को प्रस्तुत करता है। उसको हम लोग कहते हैं क्या? वित्तीय विवरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वित्तीय विवरण। अब देखिए, आप लोगों ने याद होगा 11th में आपने एक नॉर्मल एक अकेले बिजनेस का एकाकी व्यापार का वित्तीय विवरण देखा था, जिसमें आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने सीधा क्या करते थे, इस तरह से एक लाभ हानि खाता बनाया करते थे। याद है? एक लाभ हानि खाता जिसमें व्यापार खाता भी हुआ करता था। एक व्यापार खाता बनाते थे और साथ में लाभ हानि खाता बनाते थे। विकलन पक्ष में प्रारंभिक स्कंद लिखते थे, क्रय लिखते थे, क्रय वापसी घटा देते थे, प्रत्यक्ष व्यय लिखते थे, और इसके अलावा समाकलन में आप लोग विक्रय लिखते थे और आप लोग क्या करते थे, उसमें से विक्रय वापसी घटा देते थे और उसके बाद फिर अंतिम स्कंद लिखते थे। समाकलन जोड़ के विकलन घटाते थे, सकल लाभ आता था या फिर सकल हानि आता था। इसके बाद शुद्ध लाभ के लिए आप लोग लाभ हानि खाता बनाते थे। व्यापार के तमाम अप्रत्यक्ष व्यय, तमाम अप्रत्यक्ष आय की एंट्री लिखते थे, याद होगा। उसके बाद फिर चिट्ठा बनाया करते थे। चिट्ठा भी कुछ इस प्रकार बनता था आप लोगों को, और अभी तक आपने ऐसे ही चिट्ठा देखा है। ठीक है, ये चिट्ठा का संपत्ति, ये दायित्व पक्ष होता था। ये कौन सा पक्ष होता था? संपत्ति पक्ष। याद आया कि नहीं आया? ये जो चिट्ठा होता था वो एक व्यापार का ना हो के एक साधारण व्यापार का चिट्ठा होता था। इस बार हम बात करेंगे पूरी कंपनी के बारे में। किसके बारे में? कंपनी। तो कंपनी का लाभ हानि खाता या चिट्ठा कुछ इस प्रकार का नहीं होता, बल्कि कंपनी का लाभ हानि का चिट्ठा कुछ अलग प्रकार का होता है और पूरे रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ठीक है, पूरे नियम कायदे के अनुसार बनाया जाता है। तो इसी को बोलते हैं वित्तीय विवरण। क्या कहते हैं? वित्तीय विवरण। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे, ये जो वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं, कंपनी अधिनियम, ये वित्तीय विवरण का उल्लेख है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 के अनुसार। अनुसूची 3 के अनुसार यानी जो वित्तीय विवरण बनाया जाएगा 2000 कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 के अनुसार बनाया जाएगा। और 3 को आप इसी में लिखेंगे, रोमन के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, रोमन के फॉर्म में लिखेंगे 3 के अनुसार। और यहाँ पे 2 चीज़ें बनती। सबसे पहला भाग 1 बनता है। सबसे पहले बात आती है, भाग 1 की बात आती है। तो भाग 1 में क्या बनता है? भाग 1 में होता है आप लोगों का व्यापार का स्थिति विवरण, यानी कि कंपनी का क्या विवरण? स्थिति विवरण। स्थिति विवरण का मतलब यहाँ पे चिट्ठा से है। पहले चिट्ठा बनाया जाता है इसमें, और दूसरा बनाया जाता है भाग 2। भाग 2 बनाया जाता है और वो है आप लोगों का लाभ हानि विवरण। क्या बनाया जाता है? लाभ हानि विवरण। इस बार यहाँ खाता नहीं बोलते लाभ हानि को, बल्कि लाभ हानि क्या कहा जाता है? विवरण कहते हैं। यहाँ व्यापारिक खाते का कोई रोल नहीं। ठीक है, लाभ हानि विवरण बनाया जाता है, जो एक प्रकार से लाभ हानि होता है। ठीक है, अब देखिए, तो लाभ हानि विवरण बनाया जाता है। तो सबसे पहले भाग 1 स्थिति विवरण बनाएंगे, फिर उसके बाद भाग 2 लाभ हानि विवरण। पहले हम लोग को लाभ हानि विवरण ही सीखना है हम लोग को आज की क्लास में। ठीक है, अब जनरली देखिए, अगर आपको लाभ निकालना है तो आप लाभ कैसे निकालेंगे? सीधी सी बात है, व्यापार में आपको जितने भी आए हुए हैं जोड़ लो और व्यापार में जितने भी व्यय हुए हैं घटा दो। क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो स्थिति विवरण बनाई जाती है, इस प्रकार की स्थिति विवरण बनानी है, लाभ हानि विवरण इस प्रकार का बनाना है कि एक आम इंसान के भी क्या हो जाए, समझ में आ जाए। जरूरी नहीं कि कॉमर्स बैकग्राउंड वाले को समझ में आए, एक आम इंसान को भी क्या हो जाएगा देख के। अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है या फिर अगर कोई मेडिकल बैकग्राउंड का है या ऐसा कोई बंदा है जिसका कोई कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं, आर्ट्स बैकग्राउंड है, वो भी इस चीज़ को देख के समझ जाएगा कि भाई लाभ या हानि कैसे निकाली गई है। एकदम बिल्कुल सिंपल है, कॉमर्स का कोई उल्लेख ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाग 2 की बात करेंगे। आज हम सीखेंगे भाग 2 लाभ हानि विवरण पत्र। तो लाभ हानि विवरण पत्र हम लोग सीखने वाले हैं। तो उसका कॉलम कुछ इस प्रकार बनता है। यहाँ पे लिखते हैं लाभ हानि विवरण पत्र और यहाँ लिख देते हैं 31 मार्च जो भी साल रहेगा उस साल को समाप्त वर्ष हेतु। क्या लिख देंगे? समाप्त वर्ष हेतु। ये आपने लिख लेंगे। और कॉलम कुछ इस प्रकार सेट होगा, इसका कॉलम कुछ इस प्रकार बनेगा। ये कॉलम क्रिएट होता है, यहाँ पे इस तरह से कॉलम होगा। अब ये कॉलम हम लोग बना लेंगे इस तरह से। तो ये कॉलम जो हो जाएगा आप लोग का, देखिए ये जो कॉलम हो जाएगा आप लोगों का, अब देखिए ये जो कॉलम होगा विवरण का कॉलम होगा। ठीक है, ये तुम्हारा नोट नंबर का कॉलम हो जाता है। किसका कॉलम हो जाता है? नोट नंबर का कॉलम होता है। ठीक, ये तुम्हारा नोट क्रमांक का कॉलम हो जाएगा कि नोट क्रमांक क्या है आपका। ये जो कॉलम होगा वो चालू वर्ष की अमाउंट का कॉलम होता है, जबकि ये वाला कॉलम जो होगा वो गत वर्ष के अमाउंट का कॉलम होगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो आय आता है, सबसे पहला इसी स्टार्ट से लिखेंगे, प्रचालन से आय। क्या लिखेंगे? प्रचालन से आय। प्रचालन से आय मतलब व्यापार को चलाने से जो आय आता है, यानी कि विक्रय, शुद्ध विक्रय एक प्रकार से
प्रचालन से आए उसके अमाउंट को आप लोग क्या कर लेना, लिख लेना, चालू वर्ष वाला और गत वर्ष वाला, ठीक है। इसमें नोट नंबर 1 डाल सकते हैं। नंबर 2 लिखते हैं अपन लोग अन्य आय, क्या लिखते हैं, व्यापार की अन्य आय, ठीक। अभी समझते जाओ, फिर बाकी अपन डिटेल में बात करेंगे। अन्य आय लिख लेते हैं, उसके अमाउंट को डाल देते हैं। अब क्या कर लेते हैं, इसको टोटल कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन टोटल कर लेते हैं, योग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, योग कर लेते हैं। इसको कहते हैं कुल आय। क्या कहेंगे, नंबर 3 वाले आइटम को कहते हैं कुल आय। ये कुल आय को आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आ गया तुम्हारा कुल आय। दोनों आय को जोड़ दीजिए, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा कुल आय। अब आप क्या करेंगे, नंबर 4 लेंगे आप लोग, व्यय को लेंगे। क्या लेंगे, व्यय। अब व्यय में सबसे पहला व्यय आप लोग लेंगे, सबसे पहला व्यय लिया जाता है उपभोग की गई, उपभोग सामग्री की, उपभोग सामग्री की लागत। उपभोग सामग्री की क्या लिखेंगे, लागत हम लोग लिख लेंगे। उपभोग सामग्री की लागत नोट नंबर 1 में, नोट नंबर 3 में डाल देंगे और उसके अमाउंट को लिख लेंगे। इसके अलावा लिखेंगे स्टॉक का क्रय। अगर आपने साल भर में स्टॉक का अगर क्रय किया है तो क्रय को लिख लेते हैं, इसका कोई नोट नंबर नहीं होता है। इसके बाद लिखेंगे स्टॉक में परिवर्तन। अगर साल भर में कोई स्टॉक में परिवर्तन किया आपने, स्टॉक में परिवर्तन, अगर स्टॉक में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसको भी आप लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। नोट नंबर 4 होता है, ठीक है। इसके पश्चात, अच्छा इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ऐसा नहीं कि स्टॉक के परिवर्तन को ऊपर लिख दिए, क्रय को नीचे लिख दिया, ऐसा नहीं कर सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है। इसके बाद अगला जो फॉर्मेट होता है, स्टॉक में परिवर्तन हो गया। इसके बाद जो अगला हम लोग लिखते हैं वो है तुम लोगों का कर्मचारी हितार्थ कोष, व्यय, कर्मचारी हितार्थ व्यय हम लोग लिख लेते हैं नोट नंबर 5 में। इसके पश्चात जो हमारा होता है, इसके कर्मचारी हितार्थ के बाद लिखना पड़ेगा आपको वित्तीय व्यय। क्या लिखेंगे, वित्तीय व्यय लिख लेंगे। व्यापार की कोई वित्तीय व्यय तो उसको लिख लेना नोट नंबर 6 में। इसके बाद लिखते हैं ह्रास एवं प्रत्युत्सर्जन व्यय होते हैं, तो उसको अपन लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। और इसके अलग होता है अन्य व्यय। अगर कोई अन्य व्यय है तो उनको भी क्या कर लेना, आप लोगों ने लिख लेना नोट नंबर 8 में, ठीक है। अब क्या करते हैं, अपन सबको टोटल कर देते हैं और यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे टोटल अपन लिखेंगे तो यहाँ पे कुल कर देंगे, ठीक है। कुल कर देंगे, जितना कुल योग है उसका कुल योग कर देंगे, यानी कि कुल करेंगे किसका, कुल करेंगे अपन किसका, 4 नंबर का अपन क्या कर देंगे, कुल कर देंगे। तो जो 4 नंबर आपने व्यय निकाला ना, इसी का सीधा क्या कर देंगे आप लोग, टोटल कर देंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई। जैसे ही आप टोटल कर देंगे ये आपका आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लाभ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्ष का लाभ। अब आपका आएगा वर्ष का लाभ, तो ये वर्ष का लाभ आ जाएगा। कैसे निकालेंगे सर, वर्ष का लाभ आपको क्या करना है, वर्ष का लाभ निकालने के लिए, वर्ष का लाभ अगर आपको निकालना है तो क्या करना है आप लोगों को, ये जो कुल आय है ना 3 नंबर, इस 3 नंबर में से क्या करेंगे, 4 नंबर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, 4 नंबर को क्या कर देना है, घटा देना है। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक। इस 3 नंबर में से, मतलब कुल आय में से कुल व्यय को क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है। 4 नंबर को घटा देना है। घटाओगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, वर्ष का लाभ आ जाएगा। और कैसा लाभ आएगा, कर के पूर्व लाभ आएगा, कर के पूर्व लाभ आ जाएगा, मतलब कर के पूर्व का लाभ क्या हो जाएगा, आ जाएगा। समझ में आ गया, कुल आय से कुल व्यय, जी बिल्कुल। कुल आय में से कुल व्यय घटा दो, वर्ष का क्या आ गया, लाभ आ गया, ठीक। जनरली आपके एग्जाम में इसका क्वेश्चन बनाने नहीं आने वाला, टेंशन मत लो, देख के डरो मत। आपको देख के डर लग रहा होगा, अरे बाप रे सर क्या सिखा रहे, पूरा स्टेटमेंट इतना सारा याद करना पड़ेगा, नहीं, क्वेश्चन बनाने नहीं आएगा, उसके लिए बेफिक्र रहो। सिर्फ इसका फॉर्मेट बनाने को आ सकता है, ऐसे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। थ्योरी की बात करेगा सीधा, बिल्कुल प्रारूप बनाने बोलेगा या फिर थ्योरिकल क्वेश्चन ही पूछेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला आप लोग को, ठीक है। इसलिए अच्छे से बस समझ लीजिए इसको, क्लियर, ठीक, ओके। अब देखिए, अब मेरे पास जगह कम है तो मैं सीधा इसको क्या करूँगा, यहाँ पे कंटिन्यू कर लूँ। देखिए, हाँ जी, थ्योरिकल क्वेश्चन बताएगा उपभोग की गई सामग्री के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है, या प्रचालन आय किसके अंतर्गत कैसे कैलकुलेट करोगे आप, उसके अंतर्गत क्या क्या कंटेंट आते हैं, ठीक है। अगर प्रारूप बना देंगे तो वो, प्रारूप बनाने बोलेगा तो प्रारूप बनाना है। अगर आपको बोलेगा कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची, ऐसा नहीं बोलेगा लाभ हानि विवरण का प्रारूप बनाओ, आपको क्या बोलेगा, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुसार भाग 2 का प्रारूप बनाओ, ऐसा एग्जाम में बोलेगा। समझ में आया, हाँ ऐसा बोलेगा। 5 नंबर या 6 नंबर में दे सकता है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए अपन क्या करते, सॉल्व करते आगे। अब इस प्रकार से विवरण, देखो मेरे पास जगह कम है तो मैं यहाँ पे विवरण का कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ और एक ठो कॉलम बना लेता हूँ इधर पे, इसी को कंटिन्यू कर लेता हूँ ना, यही सब बातों को कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए वर्ष का लाभ आया यहाँ पे, चलो फिर से मैं लिख दूँ यहाँ वर्ष पे लाभ, चलो वर्ष का
लाभ। कैसा लाभ है भैया? कर के पूर्व, वही बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया, कर के पूर्व लाभ है, ठीक है। उस लाभ के अमाउंट को क्या कर देना आपने? लिख देना है। अब इसमें से आपको माइनस करना है आयकर। क्या माइनस करोगे? आयकर। जो आयकर है उसको यहाँ पे क्या कर देना? माइनस कर देना। इस कर के पूर्व लाभ में से आयकर को माइनस करोगे, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा वर्ष का लाभ। कर के बाद, वर्ष का लाभ किसके बाद आ जाएगा? कर के बाद का लाभ आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। यही तरीके से आपको क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है आप सभी को? तो कॉन्सेप्ट समझ में आया आप सभी को? ठीक है, कुछ पूछना है यहाँ तक? नोट करिए। ओके बच्चों, अब इसी को डिटेल में अपन बात करेंगे। तो ऐसे अपन प्रारूप बनाते हैं और इसके अमाउंट को अलग से कैलकुलेट करते हैं। इसको नोट क्रमांक भी बोल सकते हैं या फिर टिप्पणी संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिप्पणी संख्या। तो पहले अपन बात करेंगे टिप्पणी क्रमांक 1 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टिप्पणी क्रमांक 1 की बात करेंगे। यानी कि क्या निकालना सीखेंगे? प्रचालन से आए। किसके आए? प्रचालन से है। तो देखो प्रचालन मतलब व्यापार का संचालन, प्रचालन से आए। देखिए, जब आप कोई भी कंपनी व्यापार करती है तो किसी एक पर्टिकुलर चीज को क्या करती? बेचती है, विक्रय करती है। तो जिस चीज का वो व्यापार कर रही है उस वस्तु को क्या करेगी? बेचेगी। तो हम बोल सकते हैं माल का या फिर माल का विक्रय, माल या सेवा का विक्रय। क्या बोलेंगे? माल या सेवा का विक्रय। अगर माल या सेवा का अगर आपने विक्रय किया है तो उस विक्रय मूल्य के अमाउंट को क्या कर देना? लिख देना। इसके अलावा इसमें प्लस करते हैं अवशिष्ट पदार्थों का विक्रय। अवशिष्ट पदार्थों का भी अगर विक्रय किया गया है तो भी व्यापार के विक्रय में शामिल किया जाता है। तो उसको भी क्या कर देंगे? लिख देंगे। आप बोलोगे सर ये अवशिष्ट पदार्थ का मतलब क्या होता है? देखिए, जब बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, जैसे कि मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनी है, तो कंपनी जैसे कोई उत्पादन करती, बड़ी बड़ी मशीनों से उत्पादन कर रही है। अब जैसे शक्कर का उत्पादन कर रही है, तुम लोगों को पता है अच्छी क्वालिटी के जो शक्कर होते हैं ना, वो विदेशों में एक्सपोर्ट हो जाते हैं, निर्यात हो जाते हैं विदेशों में। और हम लोग क्या खाते हैं पता है? अवशिष्ट खाते हैं। अवशिष्ट मतलब जो झरा होता है, जो वो कभी गेहूं पिसाने गए हो आटा चक्की में कभी गेहूं पिसाने गए हो आप लोग? कभी गौर किए होगे, वहाँ पे जब गेहूं पिसता होगा तो गेहूं देखना, उसमें आटा चक्की में डालते हैं, निकलता है, फिर वो गेहूं पीस के आपका आटा मिल जाता है आपको। थोड़ा कम क्वांटिटी मिलता है, जितना किलो आपने गेहूं दिया है उससे कम क्वांटिटी ही क्या मिलता है आपको? आटा। क्यों भाई? कारण क्या उसका? कुछ आटा क्या होता है देखना, उसमें उसके जो कपड़ा होता है नीचे में, उस कपड़े में रह जाता है, और कुछ आटा जो है मशीन में ही क्या रह जाता है। सही बात है, कम से कम। तो उसको बोलते हैं अवशिष्ट। क्या बोलते हैं? अब वो जब मशीन को खोलता होगा या उसको पर्दे को झड़ाता होगा, तब वो अवशिष्ट कुछ 1-2 किलो माल क्या होता होगा? निकलता होगा। अब उसको ही बेच रहा है, वो अवशिष्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवशिष्ट। तो ऐसी बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनके भी इतनी बड़ी बड़ी मशीनें होती है कि तैयार माल निकालते उनके साथ कुछ ऐसे भी अवशिष्ट पदार्थ निकल जाते हैं और भारी मात्रा में निकलते हैं, जिसको वो लोग बेचा जा सकता है, उसको बोलते हैं अवशिष्ट पदार्थ। ठीक है, उसको जोड़ दीजिए। और इसके बाद अगर मान लीजिए किसी प्रकार का विक्रय वापसी, अगर बेचा हुआ माल साल भर में वापस आया है, तो उसको क्या कर देना? आप लोग को माइनस कर देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या कर देना? माइनस कर देना। जैसे ही माइनस करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा? प्रचालन से आय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रचालन से आय। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक। अब बच्चों ये तो हो गया टिप्पणी नंबर 1। अब बात आती है टिप्पणी नंबर क्रमांक 2 की बात आती है। तो टिप्पणी क्रमांक 2 में हमने क्या देखा बताइए? अन्याय। अब व्यापार की कोई अगर अन्याय है, जहां अन्याय से व्यापार को होता है, जैसे अन्याय, तो अन्याय में क्या क्या हो सकता है? जैसे कि आपका ब्याज प्राप्त, व्यापार में अगर ब्याज प्राप्त हो रहा है, या किराया प्राप्त, कोई अन्य आय हो रही है, किराया प्राप्त हो रहा है, या किसी प्रकार का लाभांश प्राप्त, कोई लाभांश प्राप्त कर रहा है कंपनी, ठीक है, लाभांश प्राप्त हो रहा है, या फिर संपत्ति या फिर विनियोग के विक्रय पर लाभ। अगर संपत्ति के विनियोग के विक्रय पर क्या हो गया है? लाभ हो गया है, तो उसको भी क्या कर दिया जाता है? यहीं पे क्या कर दिया जाता है? लिख दिया जाता है। समझ में आ गया? विनियोग पर ब्याज हो तो गया, लिख तो दिया ब्याज। हाँ, ब्याज मतलब विनियोग पर ब्याज। समझ में आ गया? इन सबको लिख दिया जाता है और सबको क्या कर दिया जाता है? इसका टोटल निकाल दिया जाता है। ठीक है, जब टोटल निकालोगे तुम्हारा आ जाएगा अन्य आय। क्या आ जाएगा? अन्य आय। तो ये प्रचालन से आय वाले अमाउंट को आपको यहाँ लिखना है और अन्य आय वाले को यहाँ लिखना है। गत वर्ष का अमाउंट जनरली नहीं दिया रहता है, बस एक खाना पूर्ति के लिए बनाया जाता है। समझ में आ गया? बताने के लिए। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? ठीक है, नोट करिए। ओके बच्चे, ध्यान दीजिए, इधर देखिए। अब अपनी बारी आती किसकी? टिप्पणी क्रमांक 3 की। हेलो, किसकी तो कम पारी आएगी? टिप्पणी क्रमांक 3 की। 3 में क्या था बताओ? उपभोग सामग्री की लागत। किसकी? जो कंपनी होती है वो माल खरीद के नहीं बेचती है, बल्कि माल को बनाकर बेचती है। तो उसके सामने क्या आएगा? कच्चा माल। तो इसको कैसे निकाला जाता है? टिप्पणी नंबर 3 में क्या निकलते हैं? उपभोग की गई। क्या लिखेंगे? उपभोग सामग्री की लागत। उपभोग सामग्री की लागत कैसे निकाला जाता है? उपभोग सामग्री की
लागत। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कच्चे माल का प्रारंभिक स्कंद, कच्चे माल का प्रारंभिक स्कंद लिख लो, इसमें प्लस कर दीजिए कच्चे माल का क्रय, कच्चे माल का अगर आपने क्रय किया है, तैयार माल का नहीं भैया, किसका, कच्चे माल का अगर आपने क्रय किया उसको जोड़ दीजिए, और इसमें माइनस कर दीजिए कच्चे माल का अंतिम स्कंद। कौन से माल का, कच्चे माल का अंतिम स्कंद। कच्चा माल मतलब जैसे मान लीजिए अगर आप फर्नीचर का व्यापार कर रहे हैं, किसका व्यापार कर रहे हैं अपन लोग, अगर हम लोग फर्नीचर का व्यापार कर रहे हैं तो फर्नीचर फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा, फर्नीचर बना रहे हो तो फर्नीचर आपके लिए तैयार फर्नीचर, लकड़ी आपके लिए कच्चा माल है, समझ गए, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे, क्या आ गया तुम्हारा, उपभोग की गई सामग्री की लागत, उसके अमाउंट को क्या कर देंगे, हला के छाप देना, ठीक। अब आता है स्टॉक का क्रय। तो स्टॉक का क्रय का मतलब यहाँ पर किससे होता है पहले बता दो, इसके लिए कोई नोट नहीं है। तो स्टॉक का क्रय का मतलब ये है एक प्रकार से तैयार माल का क्रय। किसका मतलब, इसका मतलब क्या होगा, तैयार माल का क्रय, तैयार माल का क्रय। कई बार कंपनी क्या करती है, माल बनाकर तो बेचती है, लेकिन कुछ कुछ माल वो खरीद कर भी क्या करती है, बेचती है। तो उसको बोलते हैं तैयार माल का अगर उसने कोई क्रय किया है, तो उसको जैसे फर्नीचर के व्यापार में लकड़ी की चीजें बना कर बेच रही है, लेकिन जैसे कई बार देखना फाइबर की कुर्सी हो गई, तो कुछ कुछ कंप्यूटर टेबल्स हो गए, उसको बनाकर नहीं बेचती, फाइबर की चीजें वो खरीद कर बेच रही है, ठीक है। तो वो तैयार माल का क्रय, वो भी इसमें शामिल कर लो, ठीक है। अब नोट नंबर क्या है, 4 है। तो नोट नंबर 4 क्या लिखा था बताओ, स्टॉक में परिवर्तन। तो स्टॉक में परिवर्तन कैसे निकालोगे, समझना इस चीज को। देखिए आपके पास यहाँ पे स्टॉक 3 प्रकार के होते हैं, सुनो, स्टॉक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कच्चा माल, सुनो, एक होता है कच्चा माल, दूसरा अर्धनिर्मित माल, और तीसरा तैयार माल। कच्चे माल का कहानी तो आपने देख लिया, अब बारी किसकी आती है, अर्धनिर्मित माल की बारी आती है। देखिए एक होता है माल आपका अर्धनिर्मित, अर्धनिर्मित मतलब आधा अधूरा माल, अर्धनिर्मित माल या स्टॉक। अर्धनिर्मित मतलब क्या होता है, जैसे माल जो फैक्ट्री में बन रहा है, अभी पूरा बन के तैयार नहीं हुआ, अभी क्या हो रहा है, वो बन रहा है, आधा अधूरा है, मतलब मशीन के अंदर डला हुआ है, मशीन से बाहर तैयार माल बनकर निकला नहीं है, ठीक है। एक होता है अर्धनिर्मित माल, और दूसरा होता है कौन सा माल, तैयार माल, जो बिल्कुल रेडी है, बिकने के लिए बिल्कुल रेडी है, मशीन से बनकर निकल चुका है, पेटी पैक है, बिल्कुल क्या है, करेक्ट है वो, ठीक है, उसको बेचने के लायक है वो, ठीक। तो अर्धनिर्मित माल, ठीक, तैयार माल। तो देखिए दोनों का ही प्रारंभिक स्कंद रहता होगा। अर्धनिर्मित माल का प्रारंभिक स्कंद रहेगा, उसके अमाउंट को लिख लेना, और तैयार माल के जो अंतिम स्कंद होगा, तैयार माल का जो अंतिम स्कंद होगा उसके अमाउंट को लिख देना, समझ में आ गया। और दोनों को आपस में क्या कर देना, घटा देना। अच्छा कभी भी याद रखना, प्रारंभिक से अंतिम ही घटाना ना, अंतिम से प्रारंभिक मत घटा देना। जिस स्टेप में लिखा रहा हूँ उसी स्टेप में, खैर घटाने की नौबत भी नहीं आने वाली, बट समझाना अपना काम है, ठीक। तो देखिए क्या करना, घटा देना, तो कुछ आंसर आएगा। ये आंसर ए आ गया, ये आंसर क्या आ गया, बी आ गया। तो बेटा ये ए प्लस बी को जोड़ देना, जो ए प्लस बी को जोड़ोगे वही तुम्हारा आएगा स्टॉक में परिवर्तन। क्या आ जाएगा, स्टॉक में परिवर्तन आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, मतलब आप क्या करेंगे, अर्धनिर्मित माल का प्रारंभिक स्कंद और अंतिम स्कंद, और इसका भी तैयार प्रारंभिक और अंतिम स्कंद दोनों घटा देना, दोनों का आंसर आएगा, दोनों को जोड़ देना, जो आंसर आएगा तुम्हारा स्टॉक में परिवर्तन आ जाएगा। क्लियर है, नोट करो। ओके बच्चों, चलो ध्यान दीजिए जरा, अब इसको मिटा देते हैं, हम अगली बारी बात करेंगे। हाँ चलो ध्यान दो, अगला क्या है, देखो यहाँ पर नंबर 5 क्या है, कर्मचारी हितार्थ व्यय। क्या है, नंबर 5 है कर्मचारी हितार्थ व्यय, यानी बेनिफिट्स एक्सपेंसेस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है। कर्मचारी के हितार्थ के लिए जो भी व्यय करोगे वो सारी खर्चे। आपके व्यापार में बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उनको क्या देते हो, सैलरी देते हो। तो अपने कर्मचारी, व्यापार के कर्मचारी को मजदूरी दोगे तो उसको जोड़ लेना, उनको वेतन दोगे तो उसको जोड़ लेना, समझ में आ गया, उनको वेतन देते हो। इसके अलावा देखना उनको बहुत सारे आप भत्ता देते हो, क्या देते हो, भत्ता, नगद भत्ता देते हो ना, महंगाई भत्ता, फलाना भत्ता, यात्रा भत्ता, दुनिया भर के भत्ते देते ना, उसको भी जोड़ लेना। इसके अलावा उनको सुविधाएं देते हैं, क्या देते हैं, सुविधाएं, अलग अलग सुविधाएं देते हैं, जिसको बोलते हैं अनुलाभ, रहने घर की फैसिलिटी, कार की फैसिलिटी, बंगले की फैसिलिटी, फ़ोन की फैसिलिटी, मोबाइल की फैसिलिटी, दुनिया भर की फैसिलिटी देते हैं, ठीक है। मेडिकल की फैसिलिटी वो, ठीक है, उसको। इसके अलावा चिकित्सा व्यय, किसी प्रकार का चिकित्सा व्यय है, चिकित्सा का भी खर्चा देते हैं ना उन लोग के लिए, वो जोड़ लो। इसके अलावा कैंटीन का बिल, कैंटीन पर व्यय यानी जलपान पर व्यय, किसी प्रकार कर्मचारियों के जलपान पर व्यय, कैंटीन का फैसिलिटी नहीं रहता है, जाइए भाई खाइए कोई दिक्कत नहीं है, तो उस पर फ्री में जाके वहाँ खा रहे समोसा वमोसा, कोई पैसा वैसा नहीं लग रहा है, वो मतलब कुल मिला के कर्मचारी को जो कुछ भी उसका जो मालिक है, कंपनी जो कुछ भी देती है, वो इसी कैटेगरी में जोड़ देंगे आप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है।
जोड़ देना, वो अमाउंट को जोड़ देना। क्या आ गया? कर्मचारी हितार्थ व्यय। अब नंबर 6 आता है बच्चों क्या? वित्तीय व्यय। क्या आता है? वित्तीय व्यय। वित्तीय मतलब क्या होता है? पैसा। वित्त मतलब क्या होता है? पैसा। तो पैसा, व्यापार अगर आपको चालू करना है तो क्या करोगे आप? अंश पूंजी निर्गमित करोगे, ऋण पत्र निर्गमित करोगे, बैंक से लोन लोगे। तो भैया ऋण पत्र निर्गमित करोगे या बैंक से लोन लोगे तो बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बताओ, क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ब्याज। तो अगर आप लोन लोगे तो ब्याज देना पड़ेगा। तो किसी प्रकार का ब्याज आप भुगतान कर रहे हो, या एक प्रकार से ऋण पर ब्याज। अगर आप ऋण या फिर ऋण पत्र पर ब्याज दे रहे हो, ऋण या ऋण पत्र पर क्या दे रहे हो? ब्याज चुका रहे हो, तो उसको लिखोगे। समझ में आ गया? ऋण या ऋण पत्र पर ब्याज चुका रहे हो, ठीक है। या ऋण संबंधी कोई व्यय कर रहे हो, ऋण संबंधी कोई क्या कर रहे हो? व्यय कर रहे हो, ऋण संबंधी कोई व्यय कर रहे हो। या फिर अंशों पर अंश निर्गमन व्यय कर रहे हो, या उसका अपलेखन कर रहे हो, तो उस कैटेगरी में आ जाएगा। इन सबको जोड़ दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा। मतलब पैसा पाने के पर्पज से जो भी खर्च करोगे वो सब किस में आएगा? वित्तीय व्यय में आ जाएगा। ऑल राइट, नोट करिए। ओके बच्चों, ध्यान दो। तो अब हमारा क्या हो गया? नोट नंबर कहाँ पहुंच गए हम लोग? ह्रास और प्रत्युत्सर्जन व्यय में पहुंच गए। ठीक है, किसमें आ गए? तो अपन लिखेंगे नोट नंबर कितना? 7। क्या लिखेंगे? ह्रास व प्रत्युत्सर्जन व्यय। प्रत्युत्सर्जन व्यय में आ गए। ठीक है, सुनो ध्यान से, देखो ह्रास और प्रत्युत्सर्जन। देखिए आपको पढ़ाया गया था कि संपत्ति, स्थायी संपत्ति 2 प्रकार की होती है। एक होती है मूर्त स्थायी संपत्ति, एक होती क्या? मूर्त स्थायी संपत्ति, और एक होती है अमूर्त स्थायी संपत्ति। क्या होती है? अमूर्त स्थायी संपत्ति। मूर्त स्थायी संपत्ति का मतलब क्या क्या होता है बता दो थोड़ा सा। जैसे कि भूमि, भवन बोल लो, भवन, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब किस में आते हैं? मूर्त संपत्ति में आते हैं। आदि होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक है। जबकि अमूर्त संपत्ति में क्या आता है? ख्याति, एकस्व यानी कि पेटेंट, एकस्व कॉपीराइट वगैरह वगैरह नहीं आते, अंश थोड़ी ना आएगा। तो ये सब चीजें होती है अमूर्त संपत्ति में। तो देखो भवन या प्लांट या मशीनरी, इन संपत्तियों के मूल्य में कमी आती समय के साथ। क्या आती? इनके मूल्य में कमी। संपत्तियों के मूल्य में कमी आती। संपत्तियों के मूल्य में जो कमी आती है उसको अपन क्या कहते हैं? अपन लोग ह्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रास। पढ़े हो आप लोग 11th में, डेप्रिसिएशन। ठीक है। और अगर इसी प्रकार अमूर्त स्थायी संपत्ति है, अमूर्त स्थायी संपत्ति अगर कोई है तो उनके मूल्य में भी कमी आती है। अमूर्त स्थायी संपत्ति के मूल्य में जो कमी आती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्युत्सर्जन कहते हैं। प्रत्युत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्युत्सर्जन कहा जाता है। समझ में आ गया? तो एक प्रकार से वह ही तो है। तो जो भी अगर स्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी आई वो ह्रास कहलाता है, और जो अमूर्त संपत्ति के मूल्य में कमी आई वो क्या कहलाता है? प्रत्युत्सर्जन। दोनों ही व्यय है। तो उस व्यय को अपन जोड़ के क्या कर देते हैं? यहाँ पर छाप देते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद अब नंबर 8 आता है बच्चों क्या? अन्य व्यय। क्या आता जाता है? अन्य व्यय। अब जो व्यय, सुन लो ध्यान से, जिन व्ययों का उल्लेख इन नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, जिन व्ययों का उल्लेख इन 7 में नहीं हुआ, उसका सब व्ययों का उल्लेख कहाँ होगा? 8 में। जैसे कि भाड़ा, चाहे कैसा ही भाड़ा हो, आगत हो, निर्गत हो, कैसे ही भाड़ा हो। इसके अलावा बट्टा, डूबत ऋण, है ना, याद है? डूबत ऋण, कार्यालय व्यय। क्या? कार्यालय व्यय। और कौन से व्यय हो सकते हैं? बोलो। कार्यालय व्यय, विज्ञापन व्यय, किराया भुगतान, किराया अगर आप दे रहे हो तो वो किराया भुगतान। और बोलो, ठीक है। स्टेशनरी, लेखन सामग्री, मतलब जो भी अन्य व्यय है जो छूट जाए वो सारे व्यय कहाँ पे आ जाएंगे? इन सब में लाके क्या कर देना? जोड़ देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? वेतन आएगा क्या यहाँ पे? हाँ आएगा। यहाँ वेतन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि वो तो भैया कर्मचारी में आएगा ना, तो इधर क्यों आएगा? समझ में आ गया? मतलब जो व्यय इन सब में नहीं है वो उसमें चला जाता। क्लियर है? तो आज हमने किसका विवरण पत्र देखा? लाभ हानि विवरण पत्र देखा। कल के क्लास में क्या देखेंगे? चिट्ठे का विवरण पत्र देखेंगे। किसके का? चिट्ठे का। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो चिट्ठे का ही आता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।